उज्जैन जिले की महिपुर तहसील के एक मौलाना के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मौलानाओं की वीडियो साझा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत द्वारा थाने में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मौलाना तुरब अली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2 वीडियो साझा की थी। इनमें पाकिस्तानी मौलानाओं द्वारा गाय की कुर्बानी से संबंधित धार्मिक बातें कही जा रही थी। मनोज प्रजापत का आरोप है इन पोस्टरों से हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है और इनकी सामग्री सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। मनोज प्रजापत ने थाने में प्रस्तुत आवेदन में कहा कि मौलाना तुरब अली के फेसबुक अकाउंट पर साझा की गई वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इस विषय में महिपुर थाना प्रभारी को एक आवेदन सौंपा। वहीं विवादित वीडियो की पेन ड्राइव भी सौंपी। प्रजापत ने आवेदन में यह भी निवेदन किया है कि मौलाना के फेसबुक अकाउंट पर अन्य विदेशी मौलानाओं की सामग्री भी देखी गई है, इसीलिए इस एंगल से भी जांच की आवश्यकता है। महिपुर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि फरियादी मनोज प्रजापत की शिकायत पर तुरब अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरब अली के निवास पर दबिश दी, लेकिन वह फरार मिला। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मामले की विधि सम्मत जांच जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर उसे हिरासत में लिया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि आरोपी ने यह वीडियो क्यों साझा की, इसके पीछे क्या मंशा थे। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि आरोपी के फेसबुक अकाउंट पर अन्य विदेशी मौलानाओं की सामग्री कैसे पाई गई। हाँ, कल मनोज प्रजापत ने एक आवेदन दिया। हिंदू समाज संगठन का आदमी है वो। उसने कहा कि पाकिस्तानी एक रील है जिसको यहाँ के तुरब अली मौलाना है, उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, जिस पर से पाकिस्तान के जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि गाय काटना भी सबब का काम है, जिससे हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ। जिस पर से मैंने धारा 353-299 की कायमी की है तुरब अली के खिलाफ। कल राउंड अप के लिए टीम भेजी गई थी, तो जावरा कोई उसके परिवार में बीमार है, उसको लेकर गया है। जैसे ही वापस आएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उज्जैन से महाकालेश्वर दर्शन कर दिल्ली जा रही यात्रियों की कार घटिया थाना क्षेत्र के माली खेड़ी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे की जानकारी लगने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जहां पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी। घायल उज्जवल गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली से उज्जैन व महाकाल के दर्शन करने आए थे। आज दिल्ली के लिए उज्जैन से रवाना हुए। गूगल के डायरेक्शन से वे माली खेड़ी होते हुए जा रहे थे, तभी अंधे मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक युवक आरव लोहिया की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से निकाला, अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। घायल में उज्जवल गुप्ता, मृदुल अर्जुन व वायु शामिल थे। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि 3 दिन पहले वे दिल्ली से उदयपुर होते हुए उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। महाकालेश्वर दर्शन कर काल भैरव दर्शन किए, फिर आज दिल्ली के लिए उज्जैन से रवाना हुए थे। हादसे के बाद से परिवार में शोक की लहर व्याप्त है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दर्शन करने आए थे महाकाल, और हमने भैरव बाबा के दर्शन करे। उसके बाद हम अपना घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। गूगल मैप से हमने रास्ता लिया, उसने कौन से रोड पे लगाया। हमारी गाड़ी नॉर्मल चल रही थी, मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। क्यों 1 सेकंड में कुछ झटका सा आया और हमारी कंडीशन ये हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई। एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया हम लोगों को हुआ क्या हमारे साथ। सामने से गाड़ी आई है क्या, मतलब मुझे पर्सनली कुछ नहीं पता। साथ में कुछ ही समय पहले हमारे पास अभी कुछ लोग आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पश्चात यहाँ पे लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से प्रवास करते हुए ये उज्जैन दर्शन महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करके यूपी जा रहे थे। बीच में इन घटिया के आसपास कहीं इनकी एक्सीडेंट हुआ है, मतलब गाड़ी से, जिसमें टोटल ये कुल 5 व्यक्ति थे, जिसमें से अभी 4 व्यक्तियों को हमने ऊपर हड्डी वार्ड में प्राथमिक उपचार कर भर्ती किया गया है और इनका एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं और आगे के लिए उपचाररत हैं।
उसमें से बताया जा रहा है कि अभी एक जो व्यक्ति है वो नहीं बच पाए हैं, वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं। बाकी लोगों का प्राथमिक उपचार कर ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा उपचार दिया जा रहा है। उज्जैन पुलिस ने वर्ष 2022 से पे रोल पर फरार चल रहे एनडीपीएस मामले के आरोपी संतोष पिता रूप सिंह ठाकुर निवासी चंदू खेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 जनवरी 2022 से केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से पे रोल पर बाहर आने के बाद से फरार था। इस संबंध में थाना खासरोद में आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 के थाना महाकाल में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में भी वर्ष 2022 से आरोपी की गिरफ्तारी हेतु स्थायी वारंट लंबित था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्राइम ब्रांच व महाकाल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की बात भी कही। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे पुनः जेल में भेज दिया गया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। आखिरकार टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया, उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ये वर्ष 2021 में एक महाकाल थाने पर एनडीपीएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक संतोष ठाकुर चंडीगढ़ का निवासी है, आरोपी वांछित था। तब से शातिर अपराधी लगातार फरार था। कल हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ जब इंट पर काम किया तो देर रात जो है इसको हम लोगों ने स्थायी वारंट के बाद पकड़ा है। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर गोली चला दी। घटना रात्रि करीब 1 बजे की है, जब विशाल कनौजिया अपनी पत्नी के साथ में घर के अंदर थे। गोली की आवाज सुनकर विशाल कनौजिया बाहर निकले, लेकिन कोई नहीं दिखा। इसके बाद उन्होंने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। इसमें 2 अज्ञात नकाबपोश स्कूटी सवार बदमाश हथियार से फायरिंग करते हुए भागते हुए नजर आए। नानाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की रात की घटना है, करीब 1 बजे की। कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने मेरे घर पे वहाँ पे माउजर मतलब पिस्टल से क्या है फायर करे वहाँ पे, जिसकी आवाज़ सुन के मैं बाहर निकला। अड़ोस पड़ोसी भी निकल गए थे बाहर। मैंने देखा कि 2 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भागते हुए जा रहे हैं। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे में चेक करा तो फुटेज आ रहा है कि मेरे घर पे वो फायर कर रहे हैं। फायर जो हुआ वो मेरे घर पे पिलर में भी वो गोली के निशान हैं। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उक्त जो वीडियो है ये महावीर बाग कॉलोनी है, यहाँ पर एक विशाल कनौजिया जी रहते हैं, इनके यहाँ का है। इसके वीडियो के आधार पर और जो साक्ष्य हैं और फरियादी विशाल कनौजिया थाने पर आए थे, इनकी रिपोर्ट से पुलिस द्वारा इसमें 125 BNS का मुकदमा कायम कर जो 2 अज्ञात व्यक्ति आए थे, जो कि एक एक्टिवा से नजर आ रहे हैं, जो फायर करते हुए नजर आ रहे हैं, फुटेज के आधार पर उनकी पतारशी हेतु पुलिस फुटेज जो कि आने जाने वाले रास्ते में वो चेक कर रहे हैं और हम अपना मुखबिर तंत्र मजबूत करके ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 2 अज्ञात व्यक्ति कौन है, और पुलिस शीघ्र ही इन 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करेगी। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के हजारों आशा कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजर बहनों को विगत 3 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रोत्साहन राशि ही उनके और उनके परिवार के जीवन यापन का मुख्य आधार है। आशा एवं सुपरवाइजर कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने बताया कि प्रदेश के किसी भी आशा कार्यकर्ता या सुपरवाइजर को मार्च से मई माह तक की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। यह स्थिति न केवल असमानता को दर्शाती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान के प्रति अनदेखी भी प्रतीत होती है। सुमन पटेल ने बताया कि आज कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि आशा व सुपरवाइजर बहनों की आर्थिक स्थिति स्थिर हो सके, वे अपने कार्य में पहले की तरह समर्पित बने रहें। इसके लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र करना आवश्यक है। सुमन पटेल ने आगे कहा कि आशा कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजर बहनें स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके योगदान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह आशा व सुपरवाइजर बहनों के हित का ध्यान रखते हुए शीघ्र प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। इस बीच आशा व सुपरवाइजर बहनों ने सरकार से मांग उठाई है कि उनकी प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान जारी रख सकें। कमिश्नर से मिलने के लिए पीएम ऑफिस गए थे तो सतीश शर्मा जी कहा कि अपने से ज़्यादा समस्या उनकी है, तो पहले उनकी समस्याओं का निराकरण करें, फिर हम अपनी बात रखेंगे। मांग हमारा 3 महीने से आशा कार्यकर्ता को कोई मानधन नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारी आशा कार्यकर्ता बहुत परेशान है और पूरे प्रदेश में आज हमने ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, क्योंकि आशा एक मजदूर की तरह है। आशा का कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनकी नौकरी है या कुछ है, तो आशा कार्यकर्ताएं जो काम करती है उसी का उनको पैसा मिलता है। जब ये 3 महीने तक इनको पैसा नहीं मिल रहा, ये अधिकारियों से बोलती हैं कि भाई हमको पैसा ही नहीं मिला तो हम कुछ और काम करें, तो अधिकारी बोलते हैं आप लिख के दे दो कि हम ये काम करना नहीं चाहते, तो बेचारे डर की वजह से वो भी नहीं कर सकती। तो आप बताइए अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगी? सरकार के पास हमारे लिए ही बजट नहीं होता है, जब देखो तब आशा के लिए कभी 2-2 महीने हो जाते, 3-3 महीने हो जाते, तो इस तरह से कैसे चलेगा? और इस बार तो हद ही हो गई कि 3 महीने से बिल्कुल पैसा नहीं मिला। अभी मिला भी तो बीच में सुपरवाइजर को किसी को 6,000 दे दिए, किसी को 4,000 दे दिए, तो 4,000 6,000 में तो वो स्थिति हमारी बन गई जैसे एक पशु होता है, उसको दरवाजे पे बिठा दिया, एक आधी रोटी डाल दी, इंतजार में बैठा रहेगा कि कल और मेरे को रोटी मिलेगी, शाम को मिलेगी, मैं यहीं बैठा रहूं। तो कैसे चलेगा? हम एक इंसान है, हमको हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे सरकार हो चाहे जो भी। हम आज इसके न्यूज के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम जब एक आशा को बोलते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी, तो फिर उस हड्डी को ही तोड़ देंगे क्या? उस रीढ़ की हड्डी की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? क्यों हमारे तरफ सरकार बार बार हमारे साथ इस तरह करती है? आज का ज्ञापन 3 महीने से आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला है। ये स्थिति बार बार निर्मित होती है। सब अल्प वेतन भोगी हैं, जिनको उनको परेशानी आती है आर्थिक, तो हमारी ये मांग है कि उनको समय से वेतन मिले। महीने के आखिरी दिन सभी को तनख्वाह मिल जाती है, इनको भी इस प्रकार से वेतन मिल जाए, ऐसी उम्मीद से हमने आज ज्ञापन दिया है। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित ग्राम करोहन में रहने वाला एक गरीब परिवार न्याय की मांग को लेकर कलेक्टर, एसपी व आईजी कार्यालय में भटक रहा है। आरोप है कि करोहन निवासी जितेंद्र सिंह सिसोदिया पर 2 माह पहले ग्राम कोकला खेड़ी निवासी नागू सिंह उर्फ नागेंद्र ने हफ्ता वसूली की मांग को लेकर चाकू से 16 वार कर प्राण घातक हमला कर दिया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। फरियादी ने आरोप लगाया है कि चिंतामन थाना पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित जितेंद्र सिसोदिया का आरोप है कि आरोपी गांव में खुला घूम रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि चाकूबाजी में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज में उसकी जमा पूंजी खर्च हो गई। वह मैजिक लाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन अब नागू सिंह के डर से वह काम भी नहीं कर पा रहा है। पीड़ित परिवार ने एसपी व कलेक्टर की जन सुनवाई में भी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर शिकायत काट दी। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। मैं जितेंद्र सिंह सिसोदिया गांव करोन का रहने वाला हूं। उसके पास में रहता है नागेंद्र और नागू सिंह सिसोदिया। उसके पिताजी का नाम है गोकुल सिंह। उस पर बहुत सारा केस है और गंगेड़ी कॉलेज पे आया था नशे पत्ते में 28 तारीख के दिन, और वहाँ पे 6:45 बजे और हमला किया उसने चाकू से, और मेरे को 16 घाव चाकू के लगे हुए हैं। और उसके बाद में भी रिपोर्ट वगैरह सारी कर दी अपन ने, उसके बाद भी पकड़ा नहीं जा रहा है वो। और उसके बाद में जहाँ जाते हैं अपन वहाँ बोलते हैं बस आपकी आईजी ऑफिस में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है,
डीएसपी साहब के पास भी जाएं तो कि आपकी कार्रवाई चल रही है, और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया उसको। एसपी ऑफिस भी गए हुए अपन, गांव में आके धमकी देता है। क्या विवाद किस बात का है? विवाद कुछ भी नहीं, गाड़ी आगे लो बस ये वाले मैजिक आगे हफ्ता वसूली भी करता हूँ। आपसे मांगा नहीं, पहले मांगा था ना, 5-6 साल हो गए जब मैंने रिपोर्ट भी डाली थी, उसका समझौता कर लिया था उसने डरा धमका के 5-6 साल पहले। उसके बाद में बोले कि अब तेरा कोई कुछ नहीं करूँगा, और उस दिन नशे पत्ते में चाकू निकाला और मेरे को मालूम भी नहीं थी और बाहर कर दिया। उज्जैन के गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर पहली बार 5 राज्यों के 250 युवा सिख धर्म की बारीकियां सीखने एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा की ओर से आयोजित इस 8 दिवसीय इंटर स्टेट गुसमत शिक्षण शिविर 2025 में युवाओं को गुरुवाणी से लेकर गतका यानी कि शस्त्र कला तक सिखाई जा रही है। शिविर में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के 13 से 21 वर्ष के युवाओं को सिख धर्म की मर्यादाओं से जोड़ने, उन्हें तारणहार बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिविर का संचालन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी SGPC धर्म प्रचार कमेटी की ओर से किया जा रहा है। युवाओं को 2 भागों में बांटा गया है, जूनियर व सीनियर। उन्हें समाज के विषय विशेषज्ञ, गुरुवाणी, ज्ञान, शस्त्र विद्या, सिख इतिहास, सेवा भावना, सिख जीवन शैली पर आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण, श्री मुखवाणी की शुद्ध उच्चारण का मार्गदर्शन प्रतिदिन दिया जाएगा। शिविर में आहार विहार की भी शिक्षा दी जा रही है। सिख मर्यादा अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है। शिविर 8 जून तक निरंतर जारी रहेगा। को समझ पाए, क्योंकि सिख धर्म जानते हैं पूरी मानवता हमारा उद्देश्य, सबसे प्रथम उद्देश्य यही है वो सब मानव 5 तत्व का बना, उसके हाथ पैर कान नाक आंखें सब बोल चाल एक समान। मगर हम क्या कि हम स्वार्थ के लिए जो भेदभाव करने ने कहा कि नहीं, एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरु भाई। हाँ जी, जेड़े बच्चे की अटेंडेंस लानी हैगी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, भोपाल, जबलपुर, बीना, इस प्रकार से इंदौर, सभी जगह से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और बच्चों को मेन उद्देश्य बच्चों को गुरमत शिक्षा देनी, मतलब अपने सिख धर्म के प्रति क्या उनके कर्तव्य हैं, उनको उस सिख धर्म में कैसे बच्चों को चलाया जाए। क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो सिक्खी और इन चीज़ों से परे होते जा रहे हैं। तो उन बच्चों को सिख धर्म के साथ जोड़ना, उनको शिक्षा देना, ये मेन उद्देश्य है। देखिए, हम बच्चों को धर्म की ओर लगाने के लिए बहुत सालों से प्रयत्न करके साल में कम से कम एक बड़ा कैंप और कुछ छोटे छोटे कैंप, स्थानक कैंप लगाते हैं। ये हमारा अंतर्राज्यीय है कार्यक्रम, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और कुछ और प्रांतों से बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं। तकरीबन 200 बच्चा है यहाँ, और टीचर और प्रबंधक भी विभिन्न स्थानों से आए हैं। जैसे मैं पंजाब से आया हूँ, कुछ और प्रोफेसर भी पंजाब से आए हैं। तो ये हम बच्चों को धर्म की ओर लगाने के लिए ये सब प्रयत्न कर रहे हैं। ये कल से कैंप शुरू हुआ है, 8 तारीख तक रहेगा। बच्चे 9 तारीख को वापस जाएंगे। तो इसमें बच्चों को सुबह उठकर गुरुद्वारा में जाना, भजन कीर्तन करना, दिन में धर्म के बारे में प्रवचन करते हैं, ताकि इसलिए कि ये अच्छे नागरिक बन सकें, समाज के अच्छे निर्माता बन पाएँ, इनका सर्वपक्षी जो है व्यक्तित्व का जो है वो विकास हो।
शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की तैयारियों के बीच त्रिवेणी पर बने मिट्टी के बांध का हिस्सा ढह जाने से खान का गंदा पानी तेजी से शिप्रा में मिलने लगा है। इंदौर सावेर में हुई बारिश के चलते पानी का फ्लो बढ़ने के कारण यह घटना हुई। हालांकि फ्लो कम होने पर जल संसाधन विभाग के अमले ने इस बांध को पुनः बना दिया ताकि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन अच्छे से हो सके। 5 जून को गंगा दशमी पर श्रद्धालु को शिप्रा स्नान के लिए साफ पानी मिले। अस्थायी मिट्टी के बांध के निर्माण से शिप्रा का पानी साफ हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को तीर्थ परिक्रमा व स्नान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। जल संसाधन विभाग की इस कार्रवाई से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन में मदद मिलेगी। नमामि शिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा दावा किया जा रहा है कि कान नदी पर ग्राम गोठड़ा में बैराज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे भविष्य में अस्थायी मिट्टी के बांध की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्थायी एवं पक्का बांध बनने से समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएंगी। इस निर्माण कार्य से शिप्रा नदी का जल स्तर और गुणवत्ता में सुधार भी होगा।